हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। आज की वीडियो बीएड नोट्स की है और हमारा साइकोलॉजी हमारी बुक चल रही है जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ लर्नर एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो आज हम उसमें करने वाले हैं पावलोव का शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत, जो कि बीएड में होता है और सीटेट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। जैसे कि आप क्वेश्चन देख रहे होंगे यहाँ पे, और मैं आपको जितना भी करवा रही हूँ अभी तक बीएड के कोर्स में, वो सभी एक क्वेश्चन वाइज करवा रही हूँ, क्योंकि जब हमारा हम बीएड का एग्जाम देते हैं तो उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इस हिसाब से एक प्रोसेस होता है बीएड एग्जाम का। तो उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इस हिसाब से क्वेश्चन किस टाइप का आता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है बीएड नोट्स में लॉन्ग क्वेश्चन में, कि परंपरागत अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत या शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इसी हिसाब से ही आपको क्योंकि अनुकूलन का सिद्धांत भी पूछ लिया जाता है या पावला का शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत भी पूछ लिया जाता है। तो जितना भी हाईलाइट किया हुआ है वो मैं आपको बताऊंगी, उतना ही नोट्स आपके लिए बहुत है। और इसमें से आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो जाते हैं क्लियर, और आपके लिए सीटेट का पोर्शन भी क्लियर हो जाता है इन सारी चीज़ों से। तो जो लोग भी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि ये आपको सीटेट में भी हेल्प करता है बीएड के नोट्स, और आपको बीएड में तो हेल्प करते ही करते हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से जब देखना शुरू करते हैं तो लास्ट तक जरूर देखा करिए, क्योंकि लास्ट में मैं और भी सारी चीज़ें बता रही होती हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स भी देती हूँ। वो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए हेल्पफुल होती हैं। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो लोग भी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी आने वाली और नई वीडियोस के लिए बीएड नोट्स की सीरीज और सोशियोलॉजी नोट्स की सीरीज हमारे चैनल पर चलती है। तो जो आपको हेल्प करती है आपके सब्जेक्ट्स में, चाहे वो आप बीएड कर रहे हैं, चाहे आप सोशियोलॉजी कर रहे हैं, चाहे आपका पीजीटी हो, चाहे आपका एमए हो, बीए हो, जो भी हो। तो चलिए देखिए, आज हमारा है टॉपिक पावलोव का शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत। इससे पहले जितने भी टॉपिक मैंने अभी तक कराए उनका सबका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाके आप उनको देख सकते हैं सारी वीडियोस। तो पावलोव के इस सिद्धांत को समर्थन प्रत्यावर्तन सिद्धांत भी कहते हैं। पावलोव के इस सिद्धांत को संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत भी कहते हैं। तो कभी आपको प्रत्यावर्तन सिद्धांत किसको कहते हैं इस तरह का क्वेश्चन भी मिल सकता है लिखा हुआ, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई अस्वाभाविक उत्तेजक कई बार स्वाभाविक उत्तेजक के साथ आता है तो व्यक्ति अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति भी स्वाभाविक प्रतिक्रिया करने लगता है। मतलब अस्वाभाविक मतलब जो उसके अंदर से नहीं आ रही, वो जबरदस्ती उससे करवाई जा रही है, या जो उसको कोई चीज देखकर अपने आप हो रही है। जैसे किसी को भूख लगती है, बहुत ज्यादा तेज भूख लग रही होती है उसको, और एकदम से उसके सामने खाना आ जाए तो उसके अंदर से एकदम से स्वाभाविक सी एक फीलिंग आएगी कि उसको वो खाना खाना है और एकदम से उठा के खाना लगेगा। अगर उसको जरा हल्की फुल्की भूख है, अगर उसको कोई दे दे खाना खाने के लिए, तो वो पहले सोचेगा कि यार खाऊं या नहीं खाऊं। तो ये अस्वाभाविक प्रक्रिया होगी, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि उदाहरण देख लेते हैं कि जब हम अपने मित्र को देखकर खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। जब हमारे मित्र हमारे घर आते हैं और घर के दरवाजे पर विशेष प्रकार की आहट करते हैं, ऐसी स्थिति में कुछ समय बाद हम मित्र को देखने से पहले आहट सुनकर ही प्रसन्न हो जाते हैं, और इस तरह प्रसन्न होने पर अस्वाभाविक प्रतिक्रिया का संबंध आहट से होने अस्वाभाविक उत्तेजक के साथ हो जाता है। इस प्रकार की पुष्टि करने के लिए पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्ट में कि पावलोव ने या किस वैज्ञानिक ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, या पावलोव ने किस जानवर पर प्रयोग किया था। तो आपको पता है कुत्ते पर प्रयोग किया था उन्होंने। तो पावलोव का कुत्ते पर क्या प्रयोग था? पावलोव ने एक कुत्ते की जो लार ग्रंथि होती है, यानी कि थूक जो होता है, उसका ऑपरेशन करके उसके गले में लार को एकत्रित करने हेतु कांच की एक नली लगाई। इसके उपरांत कुत्ते को भूखा रखा गया और उसे भोजन देने से पहले कुछ दिनों तक घंटी बजाई गई। इस प्रयोग के आधार पर पावला ने यह देखा कि घंटी बजते ही कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती है। कुत्ते के द्वारा की जाने वाली इस अनुक्रिया को ही उसके द्वारा संवर्त सहज क्रिया की संज्ञा दी गई।
पावलोव ने यह निष्कर्ष निकाला कि कुत्ते के समान बालक भी इस कृत्रिम उद्दीपक से समृद्ध होकर अनुक्रिया करना सीख लेते हैं। मतलब उन्होंने ये कनेक्ट किया कि जिस तरह से एक एनिमल ऐसी प्रतिक्रिया कर रहा है वैसे ही बच्चा यानी कि ह्यूमन बींग्स भी करता है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट है कि अनुकूलित अनुक्रिया को नियंत्रित करने वाले कारक, फैक्टर कंट्रोलिंग कंडीशंस रिस्पॉन्स। तो पहला है भावात्मक प्रेरक यानी कि इमोशनल फीलिंग्स या जो भी अनुकूलित अनुक्रिया को नियंत्रित करने वाला सर्वाधिक प्रबल कारक भावात्मक प्रेरक है। भावात्मक अभिप्रेरक जितने अधिक सबल होंगे अनुक्रिया उतनी ही अधिक होगी तथा उत्तेजना एवं अभिप्रेरणा के बीच जितने अधिक सबल अभिप्रेरक होंगे उतने ही अधिक स्थायी उनके प्रभाव होंगे। कहने का तात्पर्य सीधा सीधा यह है कि जितनी फीलिंग्स आपकी होंगी किसी भी चीज से जुड़ी हुई, आपकी उनका जो रिस्पॉन्स होगा, आप उनको जो रिस्पॉन्स देंगे, आप उनको और अच्छा रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। फिर आता है उद्दीपनों की यानी कि स्टिमुलेंट, उद्दीपनों की पुनरावृत्ति, स्टिमुलस ऑफ जो होता है रेनफोर्समेंट। किसी क्रिया की बार बार पुनरावृत्ति करने पर यह क्रिया व्यक्ति के स्वभाव का अंग बन जाती है। इसको पुष्ट करने के लिए वाटसन ने एक बालक पर प्रयोग किए। वाटसन ने सबसे पहले बालक को बिल्ली से डराया, तदोपरांत रोएदार चीजों से उसे डराया। बाद में उस बालक में प्रत्येक रोएदार चीज से डरने की आदत विकसित हो गई। आई थिंक ये चीज उन्होंने गलत की, किसी बच्चे को किसी भी चीज से हमें डराना नहीं चाहिए, बट फिर भी जो उन्होंने एक प्रैक्टिकल किया। अनुक्रिया का प्रभुत्व, तो उद्दीपन में अनुकूलित अनुक्रिया हेतु अनुक्रिया पैदा करने की शक्ति होनी चाहिए तथा अनुक्रिया को पैदा करने हेतु तदनुरूप उद्दीपन भी होने चाहिए। मतलब उसके पहले उद्दीपन भी होने चाहिए। पावलोव ने अपने प्रयोग में घंटी बजने व कुत्ते को भूखे कुत्ते को भोजन के साथ संयुक्त किया यानी कि कनेक्ट किया, ना कि भोजन को घंटी बजने के साथ। लार मात्र भोजन से ही पैदा हो सकती है, किसी अन्य वस्तु से नहीं। जब किसी व्यक्ति को भूख लगती है तो उसको खाने से ही कोई भी प्रतिक्रिया आएगी, बाकी आप उसको कुछ और भी दे दो उसको कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन आप उसको कोई खाने की वस्तु दोगे तो उसकी जो रिस्पॉन्स में होगा वो उसका जल्दी से आएगा। फिर आता है दो उद्दीपनों में समय का संबंध। अनुकूलित अनुक्रिया के अंतर्गत सर्वप्रथम नवीन उद्दीपन दिया जाना चाहिए, तदोपरांत यानी कि उसके उपरांत ही मौलिक उद्दीपन दिया जाना चाहिए। इन दोनों उद्दीपनों के मध्य समय का अधिक अंतर होने से प्रभाव उतना ही कम होगा। दोनों उद्दीपनों के मध्य 5 सेकंड के अंतर का सर्वाधिक प्रभाव होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि अनुकूलित अनुक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर ऑफ कंडेंस रिस्पॉन्स। अनुकूलित अनुक्रिया को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक निम्नलिखित हैं। पहला है आपका अभिप्रेरक। यह अनुकूलित अनुक्रिया को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है। प्रज्ञ, यदि अभिप्रेरणा प्रदान की जाने वाली अनुकूलित अनुक्रिया है तो बहुत ही जल्दी संपन्न होगी। बुद्धि, यानी कि अधिक विवेकशील व्यक्ति अनुकूलित अनुक्रिया को अत्यंत अल्प समय यानी कि बहुत जल्दी पूरा कर लेता है। दूसरे शब्दों में स्वाभाविक व अस्वाभाविक उद्दीपनों के मध्य अत्यंत शीघ्र संबंध स्थापित कर लेता है। मतलब जब भी कोई ऐसी चीज होती है तो वो बहुत जल्दी उसको कनेक्ट कर लेता है इन चीजों से। आयु, अल्प आयु के बालकों में सामाजिक नियंत्रण का प्रभाव कम पड़ने के कारण उनमें अल्प समय में ही अनुकूलित अनुक्रिया होती है। आपने देखा होगा कि बच्चा, हम जो प्रौढ़ होते हैं, हम लोग जो वयस्क होते हैं, हम लोग जो मैच्योर ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनको कोई भी प्रतिक्रिया करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वो पहले देखते हैं कि हम कहाँ हैं, कैसी जगह पे हैं। वो अपनी प्रतिक्रिया सोच समझ कर देते हैं, माइंडेड तरीके से देते हैं। बट अगर आप बच्चे से कोई भी चीज़ करवाने की कोशिश करेंगे कि अगर बच्चे को कहीं खेलना है तो उसको खेलना ही है, बच्चे को कहीं टॉयज दिख गया तो वो अपनी प्रतिक्रिया दिखाने लगता है। वो नहीं सोचता कि किसी और का है या कहाँ का है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, गंदा है साफ है, इससे बच्चों को कोई मतलब नहीं होता। तो क्योंकि वो अपनी जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत जल्दी देते हैं। और अगर बच्चे को भूख लगी है तो वो रोना शुरू कर देता है, उस तरह की बातें लेकिन हम बड़े क्या होता है, हम अपनी प्रतिक्रिया थोड़ा टाइमली देते हैं। फिर आता है कि मानसिक स्वास्थ्य। अनुकूलित अनुक्रिया के संपन्न होने में मानसिक स्वास्थ्य का भी अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। मानसिक दृष्टि से स्वस्थ बालक में मानसिक रूप में अस्वस्थ बालक की अपेक्षा अनुकूलित अनुक्रिया अत्यंत शीघ्र होगी। ठीक है,
जैसे कि जो बच्चा मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होगा, उसकी अपेक्षा जो मानसिक स्वास्थ्य उसका रूप से वो कमजोर होगा, उसमें अनुकूलिया जल्दी होगी। अगर बच्चा एक्टिव है तो वो जल्दी से रिस्पॉन्स करेगा ना। फिर वाह्य विघ्न यानी कि वाह्य विघ्न यानी कि जो बाहर के कोई आडंबर हो, कुछ भी हो, स्वाभाविक उत्तेजना व अस्वाभाविक उत्तेजना के बीच कोई बाह्य विघ्न उत्पन्न होने से यानी कि बाहरी रुकावट उत्पन्न होने से उत्तेजना की अनुक्रिया में अधिक समय लगता है। अभ्यास भी अनुकूलित अनुक्रिया को प्रभावित करता है। स्वाभाविक एवं अस्वाभाविक उत्तेजना की बार बार पुनरावृत्ति करने से अनुकूलित अनुक्रिया उतनी ही अधिक सुदृढ़ होती है। वाह्य विघ्न से मैं एक बात बताती हूँ, अगर आप घर में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर ट्यूशन है, बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर उनको पढ़ा रहा है, अगर बाहर शोर मच रहा है, टीवी बहुत तेज चल रहा है, गाने तेज चल रहे हैं, तो बच्चे का जो माइंड है वो उस तरफ चला जाता है और जो टीचर उसको सिखाने की कोशिश कर रहा है उसको सीखने में बच्चे को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि उसका माइंड शोर की तरफ चला गया। तो ये बाह्य विघ्न यानी कि बाहरी रुकावट उसके बीच में आ गई है। फिर अभ्यास भी अनुकूलित अनुक्रिया को प्रभावित करता है। स्वाभाविक एवं अस्वाभाविक उत्तेजना की बार बार पुनरावृत्ति करने से अनुकूलित अनुक्रिया उतनी ही अधिक सुदृढ़ होती है। जिस तरह से ज्यादा आप, अभी मैंने हर एक वीडियो में बताया कि जितना आप एक किसी चीज को प्रैक्टिस करते हो, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करते हो, वो चीज उतनी ही ज्यादा आपको अच्छे से आ जाती है, समझ में आ जाती है। फिर आता है हमारा प्रानुकूलित अनुक्रिया। जब अन्य क्रिया से अनुकूलित अनुक्रिया के संबंध में वृद्धि कर दी जाती है तो उसे प्रानुकूलित अनुक्रिया कहते हैं। प्रानुकूलित अनुक्रिया के अंतर्गत स्वाभाविक उद्दीपनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। निम्नलिखित विशेषण द्वारा प्रानुकूलित अनुक्रिया को स्पष्ट किया जा सकता है। अगर आप ये इस तरह का चार्ट एक पेपर में बनाते हैं तो इससे आपको नंबर ज्यादा अच्छे मिलते हैं बीएड में। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसमें ये जो चार्ट बना हुआ है, ये डायग्राम, ये अगर आप बनाकर आते हो तो इसमें आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। तो देखिए S1 एरो R1, ये इसकी संख्या बढ़ गई। S1 प्लस S2 एरो R1, भोजन, घंटे की आवाज, फिर अनुकूलित अनुक्रिया, फिर S2 घंटे की आवाज, S2 फिर भोजन प्लस बिजली की रोशनी, फिर जो उद्दीपन है उनकी वो बढ़ गई है ना, 3 हो गए। फिर R1 प्रानुकूलित अनुक्रिया, फिर S3 बिजली की रोशनी। तो उत्प्रेरक उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर यह ज्ञात होता है कि जैसे जैसे अस्वाभाविक उत्तेजनों की संख्या वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे उसके प्रभाव में भी वृद्धि होती जाती है, जैसे कि रिस्पॉन्स जो है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। ठीक है, फिर आता है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का मूल्यांकन। देख लेते हैं, एवोल्यूशन ऑफ कंडीशन रिस्पॉन्स ऑफ थ्योरी। इस सिद्धांत के द्वारा बालकों में अनुशासन की भावना का विकास किया जा सकता है, मतलब उनके अंदर एक अनुशासन आ जाता है। फिर सेकंड है, इस सिद्धांत के आधार पर बालकों में विभिन्न प्रकार की अभिवृत्तियों का विकास किया जा सकता है, मतलब उनमें बहुत सारी चीजों की एक्टिव चीजें हो जाती हैं। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के आधार पर उत्तम आदतों का विकास किया जा सकता है, मतलब और अच्छी हैबिट्स उन बच्चों के अंदर हम डाल सकते हैं। यह सिद्धांत बालकों में उत्पन्न मानसिक एवं संवेगात्मक अस्थिरताओं का उपचार करने में सहायक है, मतलब जो उनके माइंड में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस चीजें चल रही हैं या वो सेटल नहीं है उनके माइंड में, वो चीजों को हम एक सेटलमेंट दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके हम दोष देख लेते हैं, इसके दोष क्या हैं। तो इसका पहला दोष है कि सिद्धांत का प्रयोग प्रौढ़, मतलब जो प्रौढ़ों पर नहीं किया जा सकता, बालकों पर अच्छे से किया जा सकता है, क्योंकि जो बड़े होते हैं वो अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, क्योंकि उनको इतनी बाहर हर तरह का वो चीजें देखते हैं कि वो बाहर हैं, किसी के दोस्त के साथ है और लोगों के साथ बैठे, तो प्रतिक्रिया बहुत जल्दी से नहीं देते हैं। इस सिद्धांत में स्थायित्व का अभाव पाया जाता है। अनुभवों के आधार पर ऐसा देखने में आता है कि उद्दीपकों को हटा देने से बालकों की अनुक्रिया भी प्रभावहीन हो चली जाती है। यह सिद्धांत मनुष्य को एक यंत्र के रूप में मानकर चलता है, जबकि मनुष्य अपनी चिंतन शक्ति के आधार पर ही अपनी क्रियाओं को संपन्न करता है। फिर हम देखते हैं कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का शिक्षा में क्या प्रयोग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है इसकी कि एप्लीकेशन ऑफ कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी इज एजुकेशन। तो इस सिद्धांत के द्वारा छात्रों में विभिन्न आदतों का विकास किया जा सकता है। कोई भी कार्य बार बार करने से आदत बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, यह सिद्धांत बालकों में विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों का विकास करता है। बालकों को अक्षर ज्ञान कराने एवं शब्दों का अर्थ सिखाने के लिए भी सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है। अभ्यास द्वारा ही संभव होता है। जैसे जैसे आप बच्चों को ज्यादा लिखना सिखाते हैं, रोज उसको अगर एक चीज आप सिखाते हैं तो वो 4-5 दिन के अंदर वो खुद भी लिखना सीख जाता है। तो इसलिए हमें भी एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर, कहीं भी हमें जो बच्चे पढ़ने वाले हैं हमारे आसपास हैं, उनको हम कम से कम 1-1.5 घंटा अगर हम रोज लेकर बैठते हैं, या
1 डेढ़ घंटा भी नहीं, आप पूरे दिन में चलते-फिरते कभी भी उनसे कोई चीज़ अगर रोज़ उनसे एजुकेशन रिलेटेड पूछते हैं, तो वो चीज़ें उनको दिन पे दिन और लर्न होती चली जाती हैं। यह सिद्धांत शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अभ्यास के महत्व पर बल देता है। इस सिद्धांत के माध्यम से बालकों में विकसित बुरी आदतों को दूर किया जा सकता है। बालकों में उत्पन्न संवेगात्मक अस्थिरता का प्रभावी उपचार करने में भी ये सिद्धांत सहायक है। यह सिद्धांत छात्रों में निहित आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल देता है कि जो बच्चों की नीड है उनको पूरी करता है। यह सिद्धांत छात्रों में और यह सिद्धांत के द्वारा शिक्षक बाह्य बाधाओं पर नियंत्रण कर सकता है और अध्यापक इस सिद्धांत के द्वारा बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य कर सकता है कि मतलब जो बच्चा जिस तरह की हैबिट है उसके अंदर या जिस तरह से वो सीखता है एज अ टीचर हम उसको वैसे ही सिखाने की कोशिश करें। अध्यापक इस सिद्धांत का प्रयोग बालकों में व्याप्त भय इत्यादि का उपचार करने में भी हेतु कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी पावलोव की थ्योरी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।